जब मान्यवर काशीराम जी ने पहली बार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ा तो उनकी यह जानने की इच्छा हुई कि चतुर्वर्णीय जाति व्यवस्था का क्या काट निकाला जा सकता है। कई बार उस पुस्तक का गहन अध्ययन करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत में वर्ण व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे निर्मूल करना असंभव है। और जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाला जाता है, उसी तरह जाति से ही जाति को काटा जा सकता है। अब वे पूरी तरह समझ चुके थे कि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की बजाय सत्ता परिवर्तन के लिए उपाय खोजने होंगे। सत्ता परिवर्तन के जरिए ही सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए बामसेफ और बाद में DS4 से शुरू हुए आंदोलन की परिणति सन 1984 में एक राजनैतिक दल BSP के रूप में हुई। BSP ने दलित और शासित जातियों को शासक जातियों के विरुद्ध लामबंद किया। उन्होंने SC ST पिछड़े आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यकों को BSP से जोड़ा और उनमें नेतृत्व पैदा किया। उन्हें यकीन दिलाया कि वे भी शासक जमात का हिस्सा हो सकते हैं। लोग जुड़ते गए और कारवां आगे बढ़ता गया। मान्यवर काशीराम उनके मिशन के सिपाही और उनकी मुहिम के सहयोगी कुमारी मायावती के कठोर संघर्ष के चलते BSP जनता में अपना जनाधार बढ़ाने में सफल होती दिखी। इसके फलस्वरूप यूपी जैसे बड़े राज्य में BSP अब तक 4 बार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। भारतीय राजनीति में जातियों के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनावी रणनीति तैयार करते समय सभी राजनीतिक दल जातिगत समीकरण को बैठाने का प्रयत्न करते हैं। अन्य लोकतांत्रिक देशों में जनता पार्टी की विचारधारा और उनकी नीतियों को ध्यान में रखकर मतदान करती हैं। इसकी मुख्य वजह वहाँ की जनता का सुशिक्षित होना और एक अच्छे जीवन जीने के लिए अधिकारों के प्रति जागरूक होना। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और जीवन यापन तथा कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। राजनीति में मान्यवर काशीराम जी के पदार्पण से पहले सर्वर्ण नेतृत्व वाली पार्टियां अपने लोक लुभावन वादों और लच्छेदार भाषणों के जरिए SC ST पिछड़ों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के वोट हासिल कर सत्तारूढ़ होते रहें। लेकिन सत्ता प्राप्ति के बाद उन्होंने उक्त जातियों को ना ही समुचित प्रतिनिधित्व ही दिया और ना ही उनके समुचित विकास के लिए ईमानदारी पूर्वक योजनाएं बनाई और ना ही अमल में लाए। मान्यवर काशीराम ने उस उपेक्षित और वंचित वर्ग में सत्ता और प्रतिनिधित्व की भूख पैदा की। इसका परिणाम यह हुआ कि उपेक्षित और वंचित वर्ग की जातियों में अपने अपने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनिधित्व की मांग तेजी से हुई। अब शासित वर्ग सत्ता में भागीदारी के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से सौदेबाजी करने लगा। इस प्रकार भारतीय राजनीति में जातियां राजनीतिक दलों का केंद्र बिंदु बन गई। चुनावी राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बड़ा ही असरदार साबित हुआ है। यह सोशल इंजीनियरिंग और कुछ नहीं बल्कि विभिन्न जातियों को लेकर वोटों की विरासत बिछाना ही तो है। उत्तर भारत के 2 राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश में सर्वर्ण नेतृत्व वाली पार्टियों खासकर BJP ने उन जातियों पर फोकस किया जिन्हें बिहार में राजद और यूपी में सपा बसपा के शासनकाल में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था और उनकी उपेक्षा हुई थी। मसलन अनुसूचित जातियों में गैर जाटव चमार जातियां और पिछड़ों में गैर यादव अहिर जातियां। इन कथित उपेक्षित जातियों को उन्होंने एक नया नाम दिया, अति पिछड़ी जातियां और महादलित जातियां। उन्हें समझाया गया कि आरक्षण से लेकर अन्य सभी फायदा उनके समुचित विकास के लिए लोक लुभावन घोषणाएं की। नतीजा सामने है। सन 2014 के लोकसभा के आम चुनाव में भाजपा को बम्पर सफलता मिली और तत्पश्चात यूपी में सन 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली। सपा और बसपा दोनों ही दल बुरी तरह पराजित हुए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में तो सपा और बसपा मिलकर भी सिर्फ 15 सीटें ही जीत सके। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का सपा को एक तरफा वोट भी उसे सत्ता नहीं दिला सका। BSP को तो मात्र 1 ही सीट मिल सकी और उसके बेस वोट में भी अच्छी खासी सेंध लग गई।
मान्यवर काशीराम जी ने जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजनीतिक दल का गठन किया था, उसे हासिल करने के लिए बसपा की सरकार ने अम्बेडकरी विचारधारा को शुरुआत से ही कार्यान्वित करना आरंभ कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि सत्ता तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का एक जरिया है। सामाजिक परिवर्तन की दशा में बीएसपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था, सड़कें, बिजली, पानी और बहुजन महापुरुषों को सम्मान देने के काम को वरीयता सूची में रखा। इसी क्रम में गरीबों के लिए काशीराम आवास योजना, हजारों स्कूल कॉलेजों के निर्माण सहित मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों, आईआईटी कॉलेज, छात्रावास, खेल परिसर और विश्व प्रसिद्ध गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी आदि का निर्माण शामिल है। बहुजन महापुरुषों को सम्मानित करने के उद्देश्य से अम्बेडकर पार्क, प्रेरणा स्थल, बहुजन महापुरुषों के स्मृति स्थल, उनके नाम से विभिन्न स्थानों और जिलों का नामकरण आदि कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त गरीबों के उत्थान के लिए सरकारी भूमि का आवंटन कर गरीबों को पट्टे वितरित किए गए। कानून व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया ताकि चोरी, डकैती, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं घटित ना हो और छोटे बड़े कारोबारी बेधड़क होकर अपना व्यापार करते रहें। जाति उत्पीड़न की घटनाओं में भी कमी देखी गई। जातिगत विशेषव और सांप्रदायिक दंगों पर पूरी तरह काबू पाया गया। बीएसपी के शासनकाल में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया गया ताकि किसी भी मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने में जनता को कोई दिक्कत ना हो। सन 2012 से लेकर सन 2017 तक सपा का शासन रहा। इस शासनकाल में युवा अखिलेश यादव ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन दबंग जातियों द्वारा, उनमें यादव अहिर जाति भी शामिल हैं, जाति उत्पीड़न, मारपीट और सांप्रदायिक तनाव जैसी घटनाओं पर काबू पाने में वे कामयाब नहीं हुए। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में अपनी दलित विरोधी छवि को बरकरार रखा। बहुजन महापुरुषों के नाम से बने संस्थानों और जिलों के नाम बदल दिए गए। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से प्रतिवर्ष पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की फेलोशिप खत्म कर दी। प्रमोशन में आरक्षण बिल को संसद में फाड़ डाला। उपरोक्त वजहों से यह तो कदापि नहीं कहा जा सकता है कि सपा एक बहुजन हितैषी दल है। उत्तर भारत में मात्र 2 ही राजनीतिक दल हैं जो बहुजन विचारधारा के अनुरूप काम करते हैं, और वे दोनों ही दल आज सत्ता से बाहर हैं। ये है यूपी में बीएसपी और बिहार में आरजेडी। सत्ता में आने के बाद इन दोनों ही दलों ने बहुजन अस्मिता को बचाने के लिए काम किया और बहुजन सशक्तिकरण के लिए काम किया। दोनों ही दलों में सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर श्री लालू प्रसाद यादव और बहन जी मायावती की प्रतिबद्धता असंदिग्ध तौर पर बनी रही है। बिहार में पहली बार श्री लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनते ही चक्का पलट गया। पिटने वाली जातियां वर्षों पुराने धधकते हुए प्रतिरोधों को अंजाम तक ले जाने लगी थी। दबे कुचले लोगों में सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने की ललक पैदा हुई और जुल्म जातियों से लड़ने का जज्बा पैदा हुआ। दलितों, पिछड़ों में एक राजनीतिक चेतना जागृत हुई। दरअसल सदियों से जल रही रोटी को लालू प्रसाद यादव जी ने पलट दिया। उनकी वजह से पहली बार वंचित तबकों के लोग मतदान बूथ तक पहुंच पाए। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आदिवासियों और मजलूमों का हौसला अफजाई किया और गरीब का राज चलाया, जिसे मनुवादियों ने जंगल राज का नाम दे दिया। ठीक इसी तरह बसपा ने यूपी में बहुजन सशक्तिकरण किया। दलितों, अति पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और मजलूमों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त किया। उन्हें आश्वस्त किया कि वे भी शासक वर्ग की जमात में भी शामिल हो सकते हैं। बसपा ने डॉक्टर अंबेडकर और अन्य बहुजन महापुरुषों की वैचारिक को पुनर्स्थापित किया और महत्वपूर्ण स्थानों पर उनके स्टैचू को स्थापित किया ताकि बहुजन समाज उनसे प्रेरणा ले सके। लेकिन कैसी विडंबना है कि सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव ने बसपा की सरकार को पत्थर वाली सरकार कहकर मखौल उड़ाया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय बहन मायावती जी को बदनाम किया था। कम से कम एक पिछड़े वर्ग से संबंधित नेता से तो यह उम्मीद नहीं की जाती है।
सपा प्रमुख के दिल में क्या बहुजन महापुरुषों के लिए कोई जगह नहीं है? एक और जहां सत्ता में आने पर वे परशुराम की विशाल प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर 2012 में सत्ता में आने से पहले बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाओं के स्थापन कार्य को पत्थर वाली सरकार कहकर आलोचना करते हैं। आखिर यह दोहरा मानदंड क्यों? वर्तमान परिस्थितियों में बीएसपी को अपनी चुनावी रणनीतियों पर मंथन करने की आवश्यकता है। मुस्लिम मतदाताओं को भरोसा दिलाना होगा कि मात्र बीएसपी ही उनके लिए हितकर है और यूपी में वही बीजेपी को हराने का दम रखती है। साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी की सभी जातियों में नेतृत्व पैदा कर उन्हें बीएसपी से जोड़ना होगा। फिलहाल बीजेपी के पाले में चली गई जातियों को बीएसपी के पाले में लाना हाथी के मुंह से गन्ना खींचना जैसा है। फिर भी निरंतर कोशिश करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बीएसपी के पास भी हाथी है। ये राजनीतिक विश्लेषण किया श्रद्धेय विद्याराम जी ने, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। धन्यवाद।